नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 18 ऑफ जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर टाइप के हमारे पास पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि आपने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है तो फुल फ्लेज पेड कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और हर प्रकार का गाइडेंस आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंडली, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए हमारा मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप भी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और काफी अफोर्डेबल रेट में ये ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपकी रिक्वायरमेंट बताइए और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर तरीके के ग्रुप्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, इस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है। तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। गाइस, पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये फलाना टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है। तो ये आप इसकी लोकेशन देखिए, महाराष्ट्र में ये टाइगर रिजर्व लोकेटेड है और यहां पर ये टाइगर रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है, मेलघाट सेंचुरी, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र की, वहां पर ये लोकेटेड है। सतपुरा हिल्स पर ये हम लोग को देखने को मिलता है और यहाँ पर एक गविलगढ़ हिल्स हम लोग को देखने को मिलती है, गाविलगढ़ हिल, राइट, गाविलगढ़ पहाड़ी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये गाविलगढ़ हिल कहां पर लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में ये हम लोग को देखने को मिलती है और सतपुरा हिल रेंज का ही ये कंटिन्यूएशन में हम लोग को हिल देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक ताप्ती नदी भी है और बताया जाता है कि ये जो टाइगर रिजर्व है इसकी बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री जो है वो गाविलगढ़ हिल है, गाविलगढ़ ये पहाड़ी है और ताप्ती नदी है। तो ये इसकी नेचुरल बाउंड्री जो है वो बनाते हैं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है और इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1974 में। और 1973 1974 जो प्रोजेक्ट टाइगर जो हम लोग को देखने को मिला था, तो उसके अंडर जो पहले 9 टाइगर रिजर्व थे उनमें से ये हम लोग को देखने को मिला था, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और महाराष्ट्र का ये पहला टाइगर रिजर्व है और इसका नाम मेलघाट जो पड़ा है, ये बेसिकली घाट घाट अगर हम लोग देखते हैं ना, घाटी जो वैलीज वगैरह जो होती है, घाटी वगैरह जो होती है इस प्रकार की, तो जो घाटी जो होती है गाइस, उसके लिए यानी कि उस ये यहाँ पर काफी सारी घाटी हम लोग को देखने को मिलती है अलग अलग प्रकार की, तो इसी को लेकर इसका नाम जो है वो मेलघाट पड़ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इन जनरल, राइट। इसके अलावा मैप में ये लोकेशन मैंने आपको बता दी। यहाँ पर और भी काफी सारे जो एनिमल्स हैं वो स्लॉथ बियर, इंडियन गौर, सांभर डियर, लेपर्ड, नीलगाय, तो ये सब एनिमल्स इसमें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। आउलेट भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है, फॉरेस्ट आउलेट, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इन जनरल। इसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, क्वेश्चन अगर ये आ जाए, आजाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट ये कहां पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में झेलम नदी के ऊपर ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, सीपीईसी के अंदर, और उसके तहत यहाँ पर ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो जनरेट कर रहे हैं, बना रहा है। और झेलम नदी पर और भी कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं या फिर इस प्रकार के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो याद रखिएगा 1100 मेगावाट का एक कोहला प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है आजाद पटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये 700 मेगावाट का है। इसके अलावा 1100 मेगावाट का कोहला प्रोजेक्ट है झेलम नदी के ऊपर। इसके अलावा कारोट हाइडल पावर स्टेशन हम लोग को झेलम नदी के ऊपर ही देखने को मिलता है, ये भी यहीं पर ही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम लोग को देखने को मिलता है। और 2 हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो उसकी प्लानिंग चल रही है गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया पर। एक है पंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा गिलगित केआईयू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली इनके नाम वगैरह कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये फलाना पावर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब कहां पर लोकेटेड है, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और पेपर 1 से रिलेटेड गाइज इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। सो देखिए गाइज, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो कहां पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा इसका भी उद्घाटन हो गया, ये यहाँ पर कोचीन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। कोचीन पोर्ट जो है केरला के अंदर, वहां पर वल्लर पदम टर्मिनल जो है उसको ये कहा जा रहा है पहला ट्रांसशिपमेंट हब। तो कोचीन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, कोचीन पोर्ट में केरला के अंदर ये पहला ट्रांसशिपमेंट हब है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है ट्रांसशिपमेंट हब होते क्या है,
तो देखिए गाइस, शिप जो होती है, समुद्री एरिया से शिप जो होती है वो या तो पोर्ट में आती है या पोर्ट से शिप जाती है। अब इन शिप के ऊपर जो होता है माल होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, सामान वगैरह जो होता है, उस सामान को शिप से निकालना और सामान को शिप में डालना, या एक शिप से सामान निकालकर दूसरी शिप में लोड करना। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है ट्रांसशिपमेंट की, हम लोग को देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार की यहाँ पर आपको लाइन से क्रेन ही क्रेन दिखाई देगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इस फोटो को देखकर। एक शिप खड़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, छोटी सी, आपको शायद दिखाई दे रही होगी तो, और यहाँ पर क्रेन है। तो सामान जो होते हैं वो जो हम लोग को पोर्ट में देखने को मिलता है, रखे रहते हैं सामान, या तो फिर वो रोडवेज के थ्रू सामान यहाँ पे आते हैं एक्सपोर्ट के लिए, या फिर शिप से यहाँ पर सामान आते हैं जो कि क्रेन्स वगैरह निकालती है, और यहाँ से सामान जो है फिर उसकी वो हमारी शहरों में जाता है ना। तो यही चीज होती है। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसशिपमेंट हब होता है। शिप से सामान निकालना, सामान डालना, एक शिप से सामान निकालकर दूसरी शिप में लगाना, है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। तो ये ट्रांसशिपमेंट हब हम लोग को पहला इंडिया का देखने को मिल रहा है, जो कि केरला के अंदर है, कोचीन पोर्ट, वल्लरपदम टर्मिनल ऑफ कोचीन पोर्ट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है, इन जनरल। गाइज, रिलायंस जियो का 7.7% का शेयर, ओवरऑल 7.7% की हिस्सेदारी अब गूगल के पास होने वाली है। ये चीज सामने आई है, गूगल पार्टनर कर रहा है जियो के साथ, और रिलायंस जियो अगले साल 5G टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर प्रस्तुत करेगा। और ये 5G टेक्नोलॉजी जो है ये इंडिया के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलेगी, इंडिया में ही बनाई जा रही है ये 5G टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा, कल भी हमने चर्चा करी थी हुआवे के बारे में, कि हुआवे जो है वो इस प्रकार की जो कंपनी जो होती है, हुआवे जो चाइनीज कंपनी है, तो उसको हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है, राइट। और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ने भी बॉयकॉट किया हुआ है, क्योंकि उसमें खतरा है कि वो कंपनी जो है वो काफी सारी जो डिटेल्स हो सकती है, इंटेलिजेंस की डिटेल, वो फॉरवर्ड कर सकती है अपने चाइना गवर्नमेंट को। तो इसको लेकर हम लोगों ने हुआवे नाम की कंपनी को बॉयकॉट कर दिया, और हुआवे के पास जो है वो पूरी 5G टेक्नोलॉजीज रेडी टू यूज अवेलेबल है, यानी कि उनके पास अवेलेबल है पूरी टेक्नोलॉजीज की। कभी भी जो है जो भी परचेस करेगा वो रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी, यानी कि परचेस करते सही थी वो यूज कर सकते हैं उसको। तो हुआवे ने वो पूरी टेक्नोलॉजी बना चुकी है, बट हम लोग को वो लेना नहीं है। तो इसके लिए रिलायंस ने कदम उठाया। रिलायंस जो है वो बताया जा रहा है कि अगले साल तक ये 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में जो है वो मतलब रिलीज कर देगा, लॉन्च कर देगा, और ये रिलायंस के द्वारा ही बनाई गई टेक्नोलॉजीज होगी, और पूरी की पूरी इंडियन मेड टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। और गूगल ने जियो के साथ पार्टनरशिप करी है, ये चीप एंट्री लेवल 4G की और 5G स्मार्टफोन्स को बनाने की, और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग स्मार्टफोन्स होंगे। जैसे कि आपको पता होगा इसकी 4G सर्विसेज को यूज करने के लिए एक अलग स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है, क्योंकि 4G अगर आपको यूज करना है तो सभी स्मार्टफोन्स में 4G नहीं लग सकता, है ना। वो 4G वाले स्मार्टफोन अलग आते हैं। आपको पता होगा 2-4 साल पहले जब ये जियो का नया नया शुरू हुआ था, तो लोगों ने 4G मोबाइल्स खरीदना शुरू कर दिए थे। ऐसे ही 5G मोबाइल भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गूगल और जियो मिलकर ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग्स पर भी काम करेंगे, यानी कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स पर भी काम करेंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, जो कि काफी सस्ते में स्मार्टफोन्स जो है वो रिलीज किए जाएंगे, और इंडिया के अंदर ही ये सब बनाया जाएगा। तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम हम लोग को इनिशिएटिव्स देखने को मिलता है, तो वो भी उसके साथ भी आप ये वाले टॉपिक को जो है वो लिंक कर सकते हैं। अगर मेंस में आता है तो, और प्रीलिम्स में आता है तो डायरेक्टली ये सब फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए, राइट। और गूगल ने अनाउंस किया है कि 33,737 करोड़ रुपए ये निवेश करेगी ये रिलायंस जियो में, यानी कि रिलायंस जियो का 7.7% की हिस्सेदारी अब गूगल के पास आने वाले समय में देखने को मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है गाइस, ये अपने कैपिटल को रेज कर रही है, और क्योंकि इसको पेट्रोकेमिकल इनका जो बिजनेस है, तो उसके लिए भी इसको जो है वो काम करना है, तो उसको लेकर ही अपने कैपिटल को रेज करिए। और कुछ समय पहले भी आपने देखा होगा कि इसने बहुत बड़ा कैपिटल रेज जो है वो अपना किया हुआ है ऑलरेडी। हमने इसके बारे में बहुत चर्चा करी हुई है अभी पिछले 2-3 महीनों में, कई बार न्यूज में ये रिलायंस डिजिटल से रिलेटेड काफी कुछ चीजें आई हैं। और जियो गाइस ये डिजाइन और डेवलप कर रही है कंप्लीट 5G सॉल्यूशन स्क्रैच से, यानी कि जीरो से ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो बना रही है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो मेड इन इंडिया 5G सॉल्यूशन ये हम लोग को देखने को मिलेगा। और गूगल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि $10 बिलियन जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगी, और उसमें से काफी ह्यूज अमाउंट जो है ये रिलायंस जियो को भी प्रोवाइड करा रही है, राइट। तो इसकी चीज ये हम लोग को देखने को मिल रही है। और जो इन्वेस्टमेंट जो गूगल रिलायंस जियो में कर रही है, तो ये गूगल का सबसे पहला और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। गॉट इट। तो ये था पूरा न्यूज इससे रिलेटेड। अब सॉफी 2020 की रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। फूड सिक्योरिटी को लेकर सॉफी 2020 की ये रिपोर्ट है। सॉफी का फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। पूरे नाम से ही समझ में आ रहा है पूरे दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी के क्या हाल चाल है। फूड सिक्योरिटी का मतलब समझते हो ना, कि जैसे कि पूरे दुनिया भर में किसी कंट्री के अंदर कुछ लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, हंगर की प्रॉब्लम है, तो वो क्या हुआ, फूड इनसिक्योरिटी हुई। और फूड सेफ्टी का मतलब एक कंट्री के अंदर सभी लोगों को प्रॉपर खाना मिल रहा है, प्रॉपर खाना ही नहीं, सिर्फ न्यूट्रिशन भी, क्योंकि फूड इनटेक इज नॉट
सफिशिएंट। अगर आप सिर्फ खाना खा रहे हो तो वो सफिशिएंट नहीं है। अगर इंसान को अगर बॉडी में अगर रोज चावल खिलाया जाए तो वो सफिशिएंट नहीं है। एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट जो होती है वो इंसान की बॉडी को बनाती है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो इंसान की बनती है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट के चलते बनती है। इसलिए जो एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हमेशा कहा जाता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक फूड खाओ, ये पास्ता वास्ता और ये सब चीजें मत खाओ, हरी सब्जी खाओ और नॉर्मल डाइट रखो जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता, उसके बाद फिर करते रहना, क्योंकि ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये चीजें ये रिपोर्ट में हम लोग को पता लगता है कि पूरे दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी के क्या हाल चाल है, राइट? तो हंगर के क्या इशू हैं, जैसे कि आपको पता है इसकी 2030 तक जीरो हंगर को अचीव करना है, कि पूरे दुनिया भर में भूखमरी के कारण कोई मरे ना। भूखमरी का इशू जो है वो पूरे दुनिया भर में किसी को भी ना आए, सबको 2 वक्त की रोटी मिले पूरे दुनिया भर में। तो ये 2030 तक का पूरे ग्लोबल टारगेट है पूरे दुनिया भर का। बट इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता ड्यू टू वेरियस रीजंस। क्या क्या रीजंस है अभी चर्चा करेंगे, उसके बारे में वो भी एनालाइज करेंगे। बट पहले ये जान लो आप गाइस कुछ आंकड़े, जैसे कि 8 से 13 करोड़ लोग पूरे दुनिया भर में, ये बताया जा रहा है कि इस साल हंगरी स्टेट में चले जाएंगे। और आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते और स्थिति काफी खराब हो गई है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो और वर्स्ट हो गई है। और जिन लोग का खर्चा पानी चलता था बहुत, यानी कि जो लोग जो थे जिनका मतलब जिनके जो बिजनेस होता था वो सिर्फ उनको इतना कमा के देता था कि वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा पाए, खा पाए। तो अब जब बिजनेस सब डाउन हो ही चुके हैं ऑलरेडी, इकोनॉमिक सिचुएशन हैम्पर हो चुकी है, तो जिन लोग की कमाई सिर्फ 2 वक्त की रोटी की होती थी, अब सोचिए कि उन लोग की कमाई वो भी नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी तो डेवलप होगी। तो वन रीजन इज कोरोना वायरस। तो ये आप इससे लिंक कर सकते हैं। और कोरोना वायरस के जब आप आंसर लिखेंगे, ये वाला टॉपिक अपने जो कोरोना वायरस के नोट्स है ना उसमें बना दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस मेंस में बनना पक्का ही पक्का है। तो आप ये वाला पॉइंट भी लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सॉफी 2020 रिपोर्ट, कि कोरोना वायरस के चलते इस साल 8 से 13 करोड़ लोग पूरे दुनिया भर में, 8 से 13 करोड़ का एवरेज अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो ये लिख देना, इस साल लगभग 10 करोड़ लोग हंगर की सिचुएशन में चले जाएंगे पूरे दुनिया भर में, ग्लोबली। इंडिया मत मेंशन करना, पूरे दुनिया भर को मेंशन करना, कि ग्लोबली की बात हो रही है, ग्लोबल रिपोर्ट है क्योंकि ये, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई। और कोरोना वायरस का ये वर्स्ट इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ये बताया गया है। 690 मिलियन लोग पूरे दुनिया भर में 2019 में जो है वो हंगर की स्टेट में चले जाएंगे। पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ लोग ज्यादा और हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि हंगर की स्टेट में चले जाएंगे। और कंट्रीज की बात करेंगे इस हंगर कंट्रीज की, तो 2014 से बताया जा रहा है कि कंट्रीज जो है वो उसमें हंगर स्टेट जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि 2014 से जो है वो आंकड़ा जो है वो इंक्रीज होता ही जा रहा है। लगभग हर साल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हंगर जो है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा हंगर के मामले हम लोग को नजर आते हैं। अंडर नरिश्ड की अगर हम लोग बात करें तो 38 करोड़ केसेस, अफ्रीका में 25 करोड़ केसेस, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में 4.8 करोड़ केसेस। तो एशिया जो है गाइस उसमें सबसे ज्यादा हंगर की सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है। वो क्योंकि एशिया डेवलपिंग कंट्रीज की स्टेट में हम लोग को देखने को मिलती है। और भी काफी सारे फैक्टर्स है, जैसे डिजीज का फैक्टर, हेल्थ का फैक्टर, ये सब चीजें आप ऐड करते जाएंगे अपने आंसर में, ये सपोर्ट करेगा आपके आंसर को, ये सब चीजें। इसके अलावा 2019 के आंकड़े कुछ अगर हम लोग देखें गाइस तो बताया जा रहा है कि जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम की है तो उनमें स्टंट हम लोग को देखने को मिला। और ये 21.3% बच्चे हम लोग को देखने को मिले, यानी कि लगभग 14.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्टंट की कैटेगरी में। देखो ये स्टंट, वास्टेड, ओवरवेट, ये सब जो टर्म्स होते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। स्टंट का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा जिसकी हाइट कम है उसके एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप देखो कि ये जो आप लोग को क्राइटेरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये फिगर में, तो आप देखो कि ये जो है वो नॉर्मल एक बच्चा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड जो है उसको देखते हुए यहाँ पर कंपेयर किया गया। तो ये अगर नॉर्मल बच्चा है तो अगर एक बच्चे की हाइट अगर कम है उसके एज से, तो वो बच्चा जो होगा वो स्टंट की कैटेगरी कहलाई जाती है। वो वास्टेड की अगर हम लोग बात करें, वास्टेड की जो कैटेगरी होती है, आप इस बच्चे को देखो तो आपको अलग ही समझ में आ रहा है कि हाइट इसकी सेम है बट ये बच्चा काफी थिन हम लोग को नजर आ रहा है, कुपोषित टाइप का एक प्रकार का दिखाई दे रहा है, बहुत थिन है ये। इसका देखो अब इसका बॉडी मास देखो कितना कम है ना। ओवरवेट तो आप समझते ही होंगे, ओवरवेट का मतलब जो है वो ओबेसिटी से है, मोटापा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बताया जा रहा है कि स्टंट की कैटेगरी वाले 21.3% बच्चे हैं 2019 में, और वास्टेड की कैटेगरी के 6.9% है, और ओवरवेट की कैटेगरी के 5.6% है। और यानी कि सबसे ज्यादा स्टंट की कैटेगरी के बच्चे हम लोग को 2019 में देखने को मिल रहे हैं पूरे दुनिया भर में। और एक हेल्दी डाइट की कॉस्ट होती है 143 रुपीज के आसपास, या फिर $1.90 पर डे के हिसाब से। एक हेल्दी डाइट की कॉस्ट यानी कि 2 वक्त की रोटी और न्यूट्रिशियस रोटी, यानी कि न्यूट्रिशियस खाना जो है, न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो 143 रुपीज प्लस जो है वो पड़ती है।
तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, और ये इंटरनेशनल पॉवर्टी थ्रेशोल्ड के तहत हम लोग को ये फिगर देखने को मिलता है। तो बताया जा रहा है कि मतलब काफी सारे ऐसे बच्चे हैं और काफी सारे इवन ऐसे लोग हैं, यहाँ पर तो अंडर 5 की बात हो रही है, पूरे दुनिया भर में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, राइट। तो ये जो है ये सिचुएशन इस प्रकार की कुछ इस रिपोर्ट में हम लोग को देखने को मिल रही है। और सॉफी रिपोर्ट की बात करें तो ये एक जॉइंट रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको हर साल इशू किया जाता है FAO के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन की FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है, एक जॉइंट रिपोर्ट है ये, ठीक है। और लेटेस्ट एस्टीमेट जो है फूड इनसिक्योरिटी का, हंगर का, माल न्यूट्रिशन का, ये इसने ग्लोबल और रीजनल लेवल में प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो इसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। लैंसेट की एक रिपोर्ट अब हम लोग देखेंगे, पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड ये रिपोर्ट है। तो करंट जो रेट है इस ग्रोथ का वो बताया जा रहा है कि काफी तेजी से हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया की कई बार हम लोग हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो आगे चल के काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और इवन कई सारे, मैं आप लोगों को कई बार बता भी चुका हूं कि कई सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स का ये तक कहना है कि 2030 के बाद से हम चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर जाएंगे और हम इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सबसे नंबर 1 टॉप पर हम लोग को देखने को मिलेगी। तो बताया जा रहा है कि 2047 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.61 बिलियन से बढ़ जाएगी और 2100 आते आते पॉपुलेशन में डिक्लाइन हम लोग को 1.03 बिलियन का देखने को मिलेगा, राइट। और पॉपुलेशन डिक्लाइन इंडिया के अंदर जो है बताया जा रहा है कि 2046 के बाद से नजर आएगी, बट जब तक इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो टॉप पे रहेगी। और ऐसा नहीं है कि 2046 के बाद से हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें गिरावट आ जाएगी, हम लोग अभी दूसरी पोजीशन पे हैं तो उससे तीसरे चौथी में चले जाएंगे। आपको पता है ना कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 2nd नंबर पर है आफ्टर चाइना, बट कुछ समय के बाद हम लोग टॉप नंबर 1 पे हो जाएंगे और इवन चाइना की पॉपुलेशन है वो 3rd नंबर पे हो जाएगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसको कि 5 लार्जेस्ट कंट्रीज अनुमान लगाया जा रहा है कि 2100 तक, इस सेंचुरी के एंड तक, तो ये इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, USA और पाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलेंगे। देखिए चाइना सबसे टॉप 1 पे था, अब ये तीसरे नंबर पर एस्टिमेशन है कि चाइना चला जाएगा, पीछे हो जाएगा चाइना, क्योंकि चाइना की काफी सारी पॉलिसीज भी इस प्रकार की थी। आपको पता होगा चाइना की एक पॉलिसी थी 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की, जिसमें चाइना ने आदेश दिए हुए थे कि एक जो कपल है वो सिर्फ एक ही बच्चे को पैदा कर सकते हैं, एक ही बच्चे को बर्थ दे सकते हैं। तो ये चाइना की गवर्नमेंट पॉलिसी थी, जिसको अभी कुछ समय पहले ही चाइना ने हटाया है, राइट। वो इसीलिए क्योंकि चाइना को समझ में आने लगा कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डाउन हो रही है। और आपको पता होना चाहिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि पॉपुलेशन ज्यादा होना हमेशा खतरा नहीं होता है, राइट। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक कंट्री के अंदर अगर पॉपुलेशन ज्यादा है और उस कंट्री के अंदर जो लोग हैं, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो अगर एजुकेटेड है तो उस कंट्री के अंदर ग्रोथ होगी। और अगर किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां पर लिटरेसी लेवल और हेल्थ जो है ये सब चीजें काफी कम है, यानी कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है, तब बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर किसी स्टेटमेंट में आ जाए कि हमेशा पॉपुलेशन का होना खराब होता है, तो वो वो स्टेटमेंट जो होगा वो आपका गलत होगा, राइट। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये अभी मैंने इस प्रकार से आपको समझाया। क्लियर हुई बात है, दिमाग में बैठी। तो ये चीज है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ये पीक पे चली जाएगी 2061 में, 9.73 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे टॉप पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन चली जाएगी, फिर धीरे धीरे करके इसमें गिरावट आएगी और 2021 में बताया जा रहा है कि 8.79 बिलियन जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होने वाली है। और गिरावट आने का कारण ये एजम्पशन किया जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है कि गिरावट किस वजह से आएंगी। तो इसमें एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि पूरे दुनिया भर की महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्शन का एक्सेस मिल जाएगा और एजुकेशन का एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए, रिकॉर्ड करिए, और इस चीज को लेकर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? क्वेश्चन ये आएगा कि अगर महिलाओं को वुमेन को अगर एजुकेशन का एक्सेस मिलता है तो क्या उससे पॉपुलेशन में गिरावट आ सकती है? तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, राइट। तो ये हम लोग को प्रॉपर एक वर्ल्ड की रिपोर्ट है उसमें हम लोग को नजर आ रहा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये चीज नजर आ रही है, ठीक है, लैंडसेट की रिपोर्ट में। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी जनरल पता होनी चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट ये पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, हम लोगों ने इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जब 2.1 से नीचे हो जाता है तब एक कंट्री की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। तो एवरेज जो टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए हेल्दी पॉपुलेशन का, यानी कि जो पॉपुलेशन ट्रेंड है मेंटेन रखने का, तो वो 2.1 होना चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है एक महिला की, तो उस रिप्रोडक्टिव साइकिल में वो महिला कितने बच्चों को बर्थ दे सकती हैं, तो उसके हिसाब से ये टोटल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये 2.1 जो होता है वो सही माना जाता है, और इससे अगर कम होता है तो पॉपुलेशन में डिक्लाइन होता है, और इससे ज्यादा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज 2.1 ठीक रहता है। और इंडिया का कितना है?
अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिया का एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है 2.2, नोट डाउन समवेयर। अभी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ही शायद डिस्कस किया इसके बारे में। तो ये हो गई गाइस पूरी बात इस टॉपिक से रिलेटेड, लैंसेट रिपोर्ट से रिलेटेड। अब बात करेंगे चाइना स्टडी ग्रुप के बारे में। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है चाइना स्टडी ग्रुप, हालांकि नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा ग्रुप है जो कि किसकी स्टडी करता है, चाइना की, ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट बॉडी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एट प्रेजेंट इसके हेड है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अजीत डोवाल गाइस। तो ये एक आईपीएस ऑफिसर थे, यूपीएससी इन्होंने क्रैक किया हुआ है, और अभी एट प्रेजेंट जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमारे, और बेहतरीन पर्सनालिटी। आप देखिए मैं देखिए मुझे अलाउड नहीं है यहाँ पर दूसरे चैनल के बारे में बात करना, बट हालांकि वो न्यूज़ चैनल है तो मुझे शायद हमारी टीम कुछ बोलेगी नहीं। शम्स करके एक है, आप अगर देखेंगे तो आज तक में वो जर्नलिस्ट है। तो शम्स जो है गाइस वो उन्होंने अजीत, तो उनका एक मतलब रात में 9 बजे वो एक लाइव लेते हैं अपना, 9 से 10 मेरे ख्याल से आता है उनका डेली। तो कुछ ना कुछ अपने इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं, रियल लाइफ के कि क्या क्या होता रहता है। तो उसमें अजीत डोवाल जी के बारे में आप पढ़िएगा, या अजीत डोवाल जी आप लिख दीजिएगा और वो क्राइम तक लिख दीजिएगा या शम्स लिख दीजिएगा, तो सबसे पहला जो वीडियो आएगा वो इन्हीं का आएगा। तो क्या मतलब उनकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में बताया, जैसे कि वो सलमान खान की मूवी है ना एक था टाइगर, तो उसमें सलमान खान अलग अलग रूप बदल बदल के अलग अलग कंट्री में रहता है, तो वैसे ही इनका काम था। इवन पाकिस्तान में भी ये रहे थे और इनको इतनी सारी लैंग्वेज आती है, मजा आ जाएगा आपको इनके बारे में सुनकर। तो अभी आप में से जिन लोगों ने नहीं सुना है इनके बारे में सुनिएगा, बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी। जो उरी अटैक हुआ था उसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा रोल था कहा जाता है। और इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप को हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा, जो अभी एट प्रेजेंट हमारे अजीत डोवाल हैं। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ होम और एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस और रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को आर्मी के देखने को मिलते हैं यहाँ पर एज अ मेंबर के तौर पर इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। और ये ग्रुप का काम क्या होता है, चाइना के ऊपर स्टडी करना। और ये सेटअप की गई थी 1976 पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। और ये बेसिकली फोकस करती है कि जितने भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाई जाती हैं तो चाइना को लेकर, चाइना से रिलेटेड, तो उस पर ये एडवाइस करती है, एडवाइस देती है मतलब सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राइट। और स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया था ग्रुप, तब उस समय इसको हेड किया जाता था फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा, और आज की डेट में इसको अब से हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। और ये 1976 पे बनाई गई थी, 1975-76 पे, और KR नारायण जी के अंडर ये सेटअप की गई थी। 2 पर्पस थे इसके, एक तो सीनो इंडिया, चाइना इंडिया की जो बॉर्डर है तो वहाँ पर जो सिचुएशन है उसको रिव्यू करना, राइट। साथ ही साथ असिस्ट करना कि जो भी, यानी कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई नेगोशिएशन होता है, किसी भी चीज़ के बारे में चर्चाएं होती हैं, स्पेशली बॉर्डर इशू के बारे में, तो पहले से ही पूरी तैयारी करके रखना, प्रिपरेशन करके रखना कि जब चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी, नेगोशिएशन होगी, तो हम लोग को अपने क्या क्या क्वेश्चंस या क्या क्या पॉइंट्स जो है वो प्लेस करने, सामने रखने हैं चाइना के, ठीक है। इसके अलावा 1997 में CSG, ये चाइना स्टडी ग्रुप जो है गाइस, तो इसको बेसिकली हम लोग को देखने को मिला था कि इसको काम दिया गया था स्टडी करने का कि जो चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर है वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसको स्टडी करो, जिससे कि हमारे जो ट्रूप्स वगैरह जो हैं, यानी कि हमारे जो सोल्जर्स वगैरह हैं, वो स्मूथली मूव कर सकें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे, तो हमारे ट्रूप्स, हमारे सोल्जर्स जो है वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएं, तैनात हो जाएं, उनको कोई डिफिकल्टी ना आए रोड्स के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने भी ये जो ग्रुप जो तैयार हुआ था उस समय, तो उसने ये करीब बताया गया था कि 73 इंपॉर्टेंट रोड्स वगैरह जो है, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसका रिकमेंडेशन दिया था कि ये बोर्ड जो है वो बनाना है, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ऐसे रोड बनने चाहिए, ठीक है। और हमारे यहाँ पे बॉर्डर्स पर रोड किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो हमारे पास बॉर्डर पर रोड बनाए जाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। NHAI भी इसमें इन्वॉल्व होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, MODNER, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये, और ये मिनिस्ट्री भी नई है, नई मतलब ये मिनिस्ट्री को अभी अभी मेरे ख्याल से 2015, 14, 15, 16 के आसपास जो है इस मिनिस्ट्री को बनाया था। आई थिंक एक्जैक्टली 2015 में बनाया था इस मिनिस्ट्री को, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। वैसे तो 2014 या 15 के आसपास ही इस मिनिस्ट्री को बनाया गया है, ठीक है। बट बाकी उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं पूछ रहा था ये मिनिस्ट्री कब बनी है, बट लेटेस्ट में बनाई गई ये मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी जो है वो रोड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD और नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, तो ये सब बॉडीज भी जो होती हैं वो ICBR, जो इंडिया चाइना बॉर्डर रोड जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां पर रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए ये बॉडीज काम करती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। और अब नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ गया, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। पहले हम लोग समझते हैं ये एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो है वो क्या होता है। तो एनर्जी मॉडलिंग पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो ये गाइस एनर्जी मॉडलिंग या फिर एनर्जी सिस्टम मॉडलिंग इसको कहा जाता है। एक ऐसी प्रोसेस जो कि कंप्यूटर्स के द्वारा बनाई जाती है, कंप्यूटर मॉडल्स वगैरह ऐसी प्रोसेस के थ्रू तैयार किए जाते हैं
एनर्जी सिस्टम के लिए है। किस पर्पस के लिए? एनालाइज करने के लिए। क्या एनालाइज करने के लिए? जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर जो एनर्जी है, जैसे कि कोयला है, कोयले से बनती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो हमारी कंट्री के अंदर जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका कितना उपयोग हो रहा है, किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, और इसको हम लोग क्या एफिशिएंट उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये पूरी जो चीजें होती हैं उसको एनालाइज करने के लिए ये हम लोग को जो वर्ड देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है एनर्जी मॉडलिंग। एनर्जी मॉडलिंग एक ऐसा वर्ड है, सिंपल सॉर्टेड तरीके से समझो कि एनर्जी जो है या पावर जो है उसको हम लोग कितने अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेहतर उपयोग के लिए, एफिशिएंट उपयोग के लिए, क्या एनर्जी के चलते हम लोग एनवायरनमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहे। तो उसकी जो पूरी ओवरऑल हर एक मतलब हर एक तरीके से उसकी जो एनालिसिस होती है उसको एनर्जी मॉडलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर मॉडल बनाना जो कि एनर्जी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए हेल्प करे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके आउटपुट की अगर हम लोग बात करें, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है, पैसा कितना लगा है, नेचुरल रिसोर्सेज का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये पूरी चीज जो होती है वो यहाँ पर एनालाइज की जाती है। ठीक है, इसके अंदर ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। और एनर्जी मॉडलिंग फोरम जिसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे गाइस, तो ये फोरम यूएसए के अंदर तैयार किया गया था 1976 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। टारगेट किसके ऊपर किया गया था कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी और दूसरे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, तो वो एक साथ कनेक्टेड हो और वो किसके ऊपर चर्चा करें? एनर्जी और एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, यानी कि आज की डेट के जितने भी इश्यूज चल रहे हैं एनर्जी और एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड, तो उसको सॉल्व करें और अनबायस तरीके से, यानी कि मतलब मिलकर एक ही उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम लोग को एफिशिएंसी के ऊपर काम करना है। क्योंकि आपको पता होगा इस पहले के समय पे जब आप छोटे हो गए तो ऑरेंज वाले बल्ब हुआ करते थे जो हर जगह हम लोग को स्ट्रीट लाइट्स में भी देखने को मिलते थे, ऑरेंज वाले बल्ब, राइट, जो ऑरेंज लाइट फेंकते थे। बट अब आज की डेट में हम लोग को व्हाइट लाइट वाले बल्ब दिखाई देते हैं, व्हाइट लाइट जो फेंकते हैं, राइट। मतलब मान के चलो कि वो जो ऑरेंज लाइट वाले जो बल्ब हुआ करते थे वो क्या करते थे गाइस, वो ना ही सिर्फ लाइट फेंकते थे बल्कि हीट भी फेंकते थे वो, राइट। तो उससे क्या होता था, एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती थी। जब बट आज की रेट में जो एलईडी, सीएफएल और ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो ये कैसे आया? टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है। तो हमने क्या किया, एफिशिएंट एनर्जी के उपयोग के लिए ये सब टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, जो नए नए इशूज हैं, तो वो धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं। और ये कब आई थी? 1976 में। तो यही सब चर्चा होती थी कि कैसे हम लोग कम से कम एनर्जी के उपयोग में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। इसलिए तो यहाँ पर चर्चा इन सब चीजों के ऊपर की गई, आपको बताया गया कि एनर्जी मॉडलिंग में क्या क्या होता है। समझ में आई आपको कुछ बातें? अब ये इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम है। अब ये तक हमने यूएसए के बारे में बात करी थी मॉडलिंग फोरम की, है ना। वैसे ये इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम है और ये एग्जैक्टली इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके जो को चेयर है वो नीति आयोग है, यानी कि पार्टनर जो है वो नीति आयोग है, और यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी हम लोग को देखने को मिलती है। तो इन्होंने पार्टनरशिप करके सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर जो है उसकी शुरुआत करी। यानी कि हम लोग जो यही सेम चीज जो मैंने अभी ये फोरम जो आपको बता रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसकी एक ग्रुप मीटिंग हम लोग को देखने को मिली है। इस मीटिंग के अंदर डेटा एजेंसी के और जो कंसर्न गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं और नॉलेज पार्टनर्स, यानी कि जो एनर्जी सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं और भी जैसे एनवायरमेंट सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो वो एक साथ बैठे और उन्होंने चर्चा करी कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ करें, राइट, एनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और यहाँ पर एनर्जी डेटा मैनेजमेंट हम लोग को देखने को मिला, एनर्जी मॉडलिंग की चर्चा हुई, कोलैबोरेशन की चर्चा हुई, कार्बन टेक्नोलॉजीज की बात हुई। तो ये जो तीन है, बेसिकली तीन मेजर पिलर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, एनर्जी डेटा मैनेजमेंट, एनर्जी मॉडलिंग एंड कोलैबोरेशन ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड हम लोग एनर्जी मॉडलिंग करें। मैंने आपको एनर्जी मॉडलिंग इसलिए समझा दिया था पहले ही कि आपके दिमाग में क्लियरिटी ये डेवलप हो जाए कि एनर्जी मॉडलिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस तैयार करना है जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी का उपयोग कर सकें। तो एनर्जी मॉडलिंग मतलब कि वही सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी का उपयोग करने का तरीका, प्रोसेस, और एक ऐसा कंप्यूटराइज मॉडल डेवलप करना जो कि मतलब एनालाइज कर सके पूरी चीजों को बेटर तरीके से, राइट। और कोलैबोरेशन करना, सभी जो मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, जो वर्क पार्टनर्स हैं हमारे, तो उनके साथ मिलकर हम लोग जो है वो पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो एक बेटर आउटकम निकाल सकें, राइट। और इसके अलावा कार्बन टेक्नोलॉजी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग को उसके एमिशन को जो है वो कम से कम करना है, लो करना है, तो उसको लेकर ये पूरा फोरम हम लोग को इंडिया के अंदर अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। और नीति आयोग जो है ये पूरी एक्टिविटीज वगैरह को कोऑर्डिनेट करेगी। इस फोरम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसको कोऑर्डिनेट करेगी और फिर एक फाइनलाइज गवर्निंग स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करेगी। गवर्निंग स्ट्रक्चर यानी कि देखो, ये ग्रुप बैठी है, ग्रुप ने जो भी चर्चा करी उसको बुलेट पॉइंट्स में लगा दिया जाएगा, यानी कि जो भी निष्कर्ष, यानी कि मान के चलो पूरी समरी है इस डिस्कशन का, उसको तैयार किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग क्या करेगी, सरकार को जो है ये फॉरवर्ड कर देगी, जिससे कि सरकार रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो है वो तैयार करें इनके रिकमेंडेशंस के आधार पर, यानी कि इनकी बातचीत के आधार पर, जो भी बातचीत हुई है,
क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और फोरम का मेजर मकसद क्या होगा, वही सेम चीज जो मैंने पूरी आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी, जितने भी एनर्जी और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको एग्जामिन करना, राइट। एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट को के लिए देखने को मिलेगी। वही जो मैंने आपको बताया कि नीति आयोग जो है वो उसका काम क्या होगा, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मतलब इन्फॉर्म जानकारी देना, यानी कि पूरी जानकारी एक्सपर्ट की ये सरकार को देना, जिससे कि सरकार रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बना सके, राइट। कॉपरेशन इंप्रूव होगा अलग अलग टीम्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, नॉलेज पार्टनर्स के बीच में, वही सेम चीज मैंने आपको बताई अभी। आइडियाज जो होंगे वो एक्सचेंज होंगे, हाई क्वालिटी स्टडीज जो है वो कंडक्ट की जाएगी, प्रोडक्शन को इंश्योर करते हुए, प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए, राइट। इसके अलावा आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग लेवल्स पर, जिसको फुलफिल नहीं किया जा रहा, और जिसको अगर फुलफिल कर देंगे, जिसको कनेक्ट कर देंगे, तो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी एनर्जी सेक्टर की, राइट। बिल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन के अंदर हम लोग को क्षमताएं बढ़ानी है, यानी कि इसमें वेरियस इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, वहां के जो वेरियस जो एक्सपर्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको बुलाया जाएगा, राइट, उनके आइडियाज यहाँ पर लेने के लिए। और इस प्रकार की फोरम ये हम लोग को एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में एक जनरल डिटेल आपको पता होनी चाहिए। और पेपर 2 से रिलेटेड गाइस इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। देखिए यहाँ पर बात हो रही है चियांग माई इनिशिएटिव के बारे में। तो देखो गाइस, ये एक मल्टीलैटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है जो 10 मेंबर्स हैं आसियान के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इंक्लूडिंग हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया, इनके बीच में एक मल्टीलैटरल स्वैप अरेंजमेंट, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिला है। इसके बारे में कई बार मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में कि मल्टीलैटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट या फिर सिंपल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट क्या होता है। तो ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, राइट। तो ये जल्दी लिखकर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर, बहुत इजी चीज है। चलो मैं बता देता हूँ यार, क्योंकि जो नए बच्चे होंगे शायद उनको पता नहीं होगा, तो उनको तकलीफ होगी। जिनको पता है वो नीचे वीडियो को पॉज करके लिखकर बताओ, फिर एक्सप्लेनेशन सुन लेना। बहुत इजी सी चीज है, जैसे कि इंडिया की करेंसी है रुपीस, यूएसए की करेंसी है डॉलर, ठीक है। और यूएसए की छोड़ते हैं, अभी कोई और दूसरी करेंसी की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कि थाईलैंड की करेंसी है बात। तो अगर करेंसी स्वैप अरेंजमेंट जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, तो इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट थाईलैंड जाएगा, तो देखो ये इंटरनेशनल जब डीलिंग्स होती है, तो इंटरनेशनल डीलिंग आपको पता है कि डॉलर्स में होती है, ठीक है। एक कॉमन करेंसी हम लोग को डॉलर्स देखने को मिलती है। बट यहां पर क्या होगा कि थाईलैंड जो है वो हम लोग को डॉलर्स ना देकर हम लोग को थाईलैंड जो है वो बात देगा, ठीक है। थाईलैंड बात लोकल करेंसी देगा। और अगर थाईलैंड से कोई प्रोडक्ट इंडिया आता है, तो इंडिया जो है वो उसको रुपीस देगा, ठीक है। तो ये लोकल करेंसी में जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो डीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड स्वैप, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, ठीक है। ये चीज हम लोग को देखने को। इसके बाद देखो, अब इंडिया के पास थाईलैंड की करेंसी आ गई, थाईलैंड के पास इंडिया की करेंसी आ गई। अब कल को दूसरा जो ट्रांजेक्शन होगा, तो इंडिया क्या करेगी, थाईलैंड की करेंसी ही थाईलैंड को वापस दे देगी, राइट। तो ये पूरा इस प्रकार से होता है, जिससे कि क्या इफेक्ट नहीं होता है, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इश्यूज वगैरह जो आते हैं, ये सब जो होते हैं गाइस, वो इफेक्ट नहीं होता है। ये वाली बड़ी, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो इसमें फंस गया था एक बार 1980s टू 90s के समय पे, हम लोग को देखने को मिला था कि इंडिया की हालत बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर काफी खराब हो गई थी। उसके बाद हम लोग ने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। क्योंकि वो आईएमएफ की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फिर सामने आई थी, आपको पता होगा उसके बारे में। अगर आप नहीं पता है तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा ये करेंसी स्वैप अरेंजमेंट जो है वो एक्जैक्टली होता क्या है। तो इन कंट्रीज के बीच में करेंसी स्वैप अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिला है। तो ये टॉपिक इसलिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चैंग माई इनिशिएटिव क्या है, तो आपको ये करेंसी स्वैप अरेंजमेंट दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। और ये नेशंस के नाम आसियान, चाइना इंक्लूडिंग हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया, राइट। डॉल्फिन के नंबर गाइस डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये डॉल्फिन आपको प्यारी सी दिखाई दे रही है, आप जानते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो चंबल नदी में डॉल्फिन के नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। चंबल नदी में डॉल्फिन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिलीज करा है लेटेस्ट डॉल्फिन सेंसस की रिपोर्ट, जिसमें कुछ चीजें पाई गई हैं। तो बताया गया कि सिर्फ मात्र और मात्र 68 डॉल्फिन ही बची हुई हैं 435 किलोमीटर लंबा चंबल रीजन पे। जो रिवर है हम लोग को देखने को मिलती है, चंबल रिवर सेंचुरी, तो वहां पर मात्र 68 डॉल्फिन बची हुई हैं। और ये जो चंबल रिवर सेंचुरी है गाइस, ये 3 स्टेट्स मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से गुजरती है। और यहाँ पर मात्र 68 डॉल्फिन बची हुई है। बहुत कम हो गई है डॉल्फिन की पॉपुलेशन। डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करना हम लोग का बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉल्फिन के नंबर जो है गाइस चंबल रिवर के अंदर, ये पिछले 4 सालों में 13% से रिड्यूस हो गए हैं। और जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है गाइस, ये 2016 से लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है, जब उस समय 78 डॉल्फिन हुआ करती थी, तो 10 डॉल्फिन जो है वो भी गिर गई हैं। डॉल्फिन के कम होने की क्या क्या वजहें हैं? तो सैंड माफिया, जो इलीगल सैंड माइनिंग्स होती हैं, एक वो वजह बताई जा रही है। पानी का जो उपयोग बहुत ज्यादा होता है, ओवर यूज होता है पानी का।
और रिवर का जब कोर्स चेंज हो जाता है, कोर्स चेंज होने का मतलब जैसे रिवर ऐसी जा रही है, ठीक है, और रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, ये रिवर का डायरेक्शन चेंज हो गया, कोर्स चेंज हो गया, तो ये जब रिवर का डायरेक्शन जब चेंज होता है तो उस चीज को जो है रिवर कोर्स चेंज कहा जाता है। और ये डायरेक्शन चेंज होने की काफी सारी वजह होती है, नेचुरल भी हो सकती है और मैनमेड भी हो सकती है, राइट। जैसे कि रिवर का फ्लो जब कम हो जाता है, तो जब रिवर का फ्लो कम होता है तो ऑटोमेटिकली रिवर का कोर्स डायरेक्शन वगैरह भी जो होता है वो चेंज होता है। इसके अलावा इनलैंड वाटरवेज में समस्या, कैसी समस्या, जैसे कि आपको पता है इनलैंड वाटरवेज आज की डेट में तैयार किए जा रहे हैं। इनलैंड वाटरवेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में जो दो जगह हैं उनको पानी से कनेक्ट कर रहे हैं, रिवर से कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फेरीज वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, जैसे कि उसमें बोट्स वगैरह चल रही हैं, वेसल्स वगैरह चल रहे हैं। तो इन सब वेसल्स के कारण भी जो फिशरीज है उसको नुकसान पहुंच रहा है, एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है। अब देखिए, जैसे कि कुछ समय पहले हमने बात करी थी कि ये सब जो जो वेसल्स होते हैं ना, आपको पता होगा कि ये बोट्स वगैरह जो होती हैं, इनके नीचे लगे रहते हैं कि वो पंखे टाइप के, वो पंखे गोल घूमते हैं तब बोट चलती है, तो उन पंखों से भी टकराकर मछलियां जो है वो मर जाती हैं, और डॉल्फिन्स वगैरह जो है उनका एक्सीडेंट उन पंखों के कारण हो रहा है और उसके चलते भी उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक वजह जो है वो इनलैंड वाटरवेज भी है। इसके अलावा कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, आपको पता होगा कि लोग बाग पानी जो होता है उसमें कुछ मतलब जैसे भगवान के भभूत वगैरह डाल देते हैं, और हम लोग देखते हैं कि और भी काफी सारी चीजें की जाती है, वहां पर नारियल डाल दिया जाता है और भी काफी सारी चीजें, सिंदूर वगैरह ये वो, तो उसके चलते रिलीजियस एक्टिविटीज के चलते भी जो है वो मछलियों को नुकसान है, स्पेशली डॉल्फिन को। और एक्सीडेंटल किलिंग्स इनकी हम लोग को देखने को मिल रही है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नेट, जो मछली का जो नेट है वो फेंक दिया मछली पकड़ने के लिए, तो उसमें डॉल्फिन पकड़ के आ गई, मर गई, वो है ना, फंस गई। तो ये सब चीजें हैं, ऐसी कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिलती है जिसके चलते डॉल्फिन की जो नंबर्स है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। गैंगेटिक डॉल्फिन, इनका ये साइंटिफिक नेम है गाइस, प्लेटेंस्टा गैंगेटिका, तो ये देख लीजिएगा। इसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये। आप जानते हैं कि डॉल्फिन्स की आंख नहीं होती है, ये आंख से देख नहीं पाती हैं। ये पूरी जो अपनी एक्टिविटी करती है, इधर उधर जाना, घूमना फिरना और जो शिकार करना, तो ये सब जो इनकी एक्टिविटी होती है अल्ट्रासोनिक साउंड के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये डॉल्फिन जो होती है उसकी आंख नहीं होती, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, या फिर अंडर डेवलप्ड आंख होती है उसकी, वो आंख से देखती ही नहीं है डॉल्फिन, ठीक है, वो सुनती है बस। इसके अलावा इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये, और सूसू जो है वो इसको इस नाम से इसको जाना जाता है। और इंडिया के अंदर 7 राज्यों में हम लोग को ये देखने को मिलती है डॉल्फिन, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये था। अब बात करेंगे होप मिशन के बारे में। पहले भी कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये मिशन है जो कि लॉन्च हो गया है जापान से, जापान के TSC से, तनिकशिमा स्पेस सेंटर से। तो ये लॉन्च हुआ है, और ये इसकी जर्नी कहाँ की है, तो मार्स की है इसकी जर्नी, ठीक है। और ये मार्स के जो है वो 1 साल तक चक्कर लगाए, और किसके 1 साल तक, मार्स के 1 साल तक, धरती के 1 साल तक नहीं, धरती का 1 साल 365 दिन का है, और मार्स का जो 1 साल है, यानी कि आपको पता होगा कि 1 साल किसके ऊपर बेस कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि ये सन है, ठीक है, ये धरती है, और ये जो है वो ऑर्बिट है जिस पर धरती घूमती है। तो ये जिस ऑर्बिट पर धरती सन के चक्कर लगाती है, तो ये इस जगह से धरती ने शुरू किया और इस जगह पर वापस आ गई, तो ये क्या हुआ, 1 साल हुआ। और यहां पर होता है मार्स, धरती के बगल में, ठीक है, उस तरफ थोड़ा दूर, ये जो है वो ऑर्बिट मार्स का मैं मान लेता हूं। और जब मार्स जो है गाइस, ये इस प्रकार से जब ये चक्कर लगाता है एक बार, हम लोग को देखने को मिलता है, मार्स जो है वो पीछे छुप गया है, रुक जाओ, ये पकड़ना पड़ेगा इसको, हाँ, ये मार्स जो है वो इस प्रकार से पूरा चक्कर लगाता है सूरज का, तो ये उसका 1 साल हो गया। बट आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पास में है धरती के, और ये दूर है, तो इसीलिए ये लंबा चक्कर हम लोग को देखने को मिलता है। आपने वो एथलीट्स का देखा होगा, जो एथलीट्स जब भागते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो एथलीट्स इस तरफ होता है, ये नजदीक में होता है, तो वो यहाँ खड़ा रहता है, और जो दूर होते हैं तो वो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वो ऐसे इस टाइप से जो है वो खड़े होते हैं। आपने कभी एथलीट्स को देखा होगा, आपको लगता होगा कि यार दूसरे एथलीट्स आगे क्यों खड़े हैं, क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि ये वाला जो व्यक्ति, इसको इन लोग को लीड इसलिए दी जाती है क्योंकि इन लोग को जो ट्रैवल करना है ये पूरा सर्कल, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनको टाइम लगेगा ये पूरा सर्कल ट्रैवल करने में। अगर ये सब 1 साल जो है वो यहाँ पे खड़े रहेंगे, तो एक साथ अगर खड़े होकर दौड़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जीत तो इसी की होनी है, ठीक है, क्योंकि इसको काफी कम समय लगेगा इस सर्कल को घूमने में, तो इसलिए इन लोगों को आगे खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ी लीड दे दी जाती है कि सभी लोग के लिए डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहे सर्कल का। क्योंकि आप देखिए ना, सर्कल को अगर आप पास से घूमोगे तो कम डिस्टेंस रहेगा, अगर इसी सर्कल को आप इतनी दूर से घूमोगे, ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस ज्यादा कवर किया ना, मुझे ज्यादा मेहनत लगी ऐसे घूमने में, और अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो मुझे ज्यादा फटाक से ये गोल कर दिया मैंने, अब यहाँ पे किया तो ये लंबा पूरा ऐसा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम वैसे ही होता है कि ये
ये सूर्य है और ये ऑर्बिट है धरती का, और ये ऑर्बिट है किसका, ये मार्स का। ये मार्स है, मार्स घूमेगा यहाँ से, धरती घूमेगी यहाँ से। अब धरती जो है वो एक साल में चक्कर लगा लेगी 365 दिन में, बट जितने और इसके डबल में चक्कर लगाएगा ये मार्स। तो ये चीज है, तो इसलिए जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि 2 साल जो है वो लगते हैं एक मार्स के 1 ईयर के लिए, ठीक है। और 1 ईयर जो होता है मार्स का वो 2 ईयर इक्वल टू 2 ईयर धरती का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन है वो यही आने वाला है कि अभी जुलाई क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जुलाई महीना क्यों इंपॉर्टेंट था मार्स को लॉन्च करने के लिए, यूएई को, यानी कि मार्स मिशन के लिए यूएई के। तो जुलाई में ही यूएई को लॉन्च करना था, क्योंकि बताया जाता है कि जुलाई में अगर लॉन्च किया जाए तो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी जहां पर ये धरती, देखो ये मान लेता हूं ये नीचे वाली जगह, ठीक है, ये धरती, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं तब आपको चीजें क्लियर होगी। मार्स अपना गड़बड़ हो गया, मार्स को मैं डिलीट कर रहे हैं। ये मान लिया धरती और यहां पे लिया था मैं मार्स। आई थिंक शायद आपको दिखेगा नहीं, दिख रहा होगा शायद, नीचे वाला देख लो। चलो ये मान लो, ठीक है, ये मान लो, ये धरती को यहाँ लिया तो। अब आप देखो धरती और मार्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना कम है, राइट। और अगर यहाँ पर मार्स होता और यहाँ पर धरती होती तो डिफरेंस जो होता वो कितना ज्यादा होता। तो कहा गया जुलाई इसलिए मैटर करता है क्योंकि जुलाई में हम लोग को देखने को मिलता है कि धरती और मार्स के ऑर्बिटर जो होते हैं, अगर सन से अगर हम लोग को देखें तो वो काफी नजदीक होते हैं, जिससे कि हम लोग जो है वो जल्दी जो है वो मार्स तक पहुंच पाएंगे अगर धरती से जो है वो स्पेसक्राफ्ट है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग छोड़ेंगे मार्स के पास तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें टाइम लगेगा जाने में, और अगर यहाँ पर छोड़ देंगे यहाँ पे इस समय पर तो बहुत कम टाइम में कवर कर लिया जाएगा। तो कहा जाता है कि ऐसा सिर्फ 2 सालों में एक बार आता है। क्यों? क्योंकि वही सेम चीज की 2 साल लगते हैं मार्स को सूर्य का चक्कर लगाने में, धरती को हमारे 2 साल लगते हैं, मतलब इतने दिन लगते हैं 365 इंटू 2, ठीक है। तो ये चीज है, ये वाली बात बताई गई है। होप मिशन में क्या क्या याद रखना है, होप मिशन 2015 में आया था, और होप मिशन मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है। मार्स ऑर्बिटर यानी कि मार्स के चक्कर लगाने वाला स्पेसक्राफ्ट है, और मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए है ये। इसको ऑफिशियली जो नाम दिया गया था वो एमिरेट्स मार्स मिशन नाम दिया गया था, और इसके ऑर्बिटर का नाम रखा गया था अल अमल या फिर होप इसका नाम दिया गया था, इसलिए इसको होप मिशन कहा गया है। होप ऑर्बिटर इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। और देखिए गाइस, अगर ये सक्सेसफुली मार्स पे चले जाता है और मार्स को स्टडी कर लेता है तो पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये 6 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जिसने मार्स को स्टडी किया है। ये कंट्री यूरोप की, यूएसए की और इंडिया की देखने को मिलेगी। इंडिया, यूएसए और बाकी यूरोप की कंट्रीज हैं जिन्होंने होप ऑर्बिटर को मार्स किया। और अगर ऐसा कर लेता है ये यूएई, तो यूएई भी इन कंट्रीज में शामिल हो जाएगा, और टोटल 6 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलेगी, 6 + 7, ठीक है। होप ऑर्बिटर की और बात करेंगे तो मैंने आपको मिशन लाइफ बताई दी है इसकी कि ये 2 सालों का मिशन होगा, हमारी धरती के 2 सालों का, बट 1 मार्शियन ईयर ये हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? मार्स के एटमॉस्फेयर को ये स्टडी करने का, तो मार्स के एटमॉस्फेयर को ये स्टडी करेगा। क्लाइमेट वगैरह को मतलब देखेगा कि क्लाइमेट कैसा है मार्स का, उस वहाँ का वेदर वगैरह कैसा है, राइट, इसको देखेगा। लोअर एटमॉस्फेयर मार्स का कैसा है, ये एक्सप्लेन करेगा कि क्या वजह होती है जिसके चलते मार्स हमारी धरती के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वो अफेक्ट करता है, तो ये वाली चीज जो है वो देखेगा, राइट, और क्या रिलेशन है उसका। इसके अलावा अंडरस्टैंड करेगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या प्रेजेंस है, क्योंकि देखो H2O क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर H2O वाटर बन गया, और आप जानते हैं कि वाटर से ही पूरी लाइफ की शुरुआत हुई है, तो यहां पर कोशिश की जा रही है ये समझने के लिए कि लाइफ जो है वो कैसे शुरू हुई थी मार्स के अंदर, क्योंकि मार्स के अंदर कुछ ऐसे स्टडी के थ्रू पता लगा है कि वहां पर लाइफ होने की संभावना थी, तो और वहां से लाइफ जो है वो खत्म हुई है। तो अभी भी साइंटिस्ट का मानना यह कि एक टाइम था बहुत सदियों पहले कि मार्स के ऊपर जीवन हुआ करता था, जो कि आज की डेट में नहीं है। तो इस चीज को अगर पता कर लिया तो हम लोग को पता लग जाएगा कि आने वाले समय में हमारी धरती का क्या होने वाला है। तो ये इसको लेकर पूरा मिशन जो है ये चल रहा है। ये इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन है, राइट। और रेड प्लैनेट जो था वो एक टाइम पर हैबिटेबल था, जो मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर बताया जाता है कि पानी बहता था, ऑर्गेनिक मटेरियल हुआ करता था। तो अभी यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि अगर हम लोग मार्स के पास्ट को अच्छे से स्टडी कर लें, समझ जाएं, तब हम लोग धरती के फ्यूचर को समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा अगर धरती खत्म होगी तो उसकी क्या कारण होगी, उसके क्या वजह होंगे। तो इस चीज को लेकर पूरा ये मिशन हम लोग को देखने को मिला है। क्लियर है बातें? और सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे आज, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कभी कहीं जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इनको प्रिपेयर करना है आपको। पहला टॉपिक आसियान, दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसलिए न्यूज में आया क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा जो है गाइस, तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है प्राइवेट सेक्टर डीलिंग के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और प्राइवेट
पब्लिक पार्टनरशिप के लिए। इसके अलावा मिल्क टी अलायंस 23 अप्रैल 2020 के वीडियो में हम लोगों ने ये टॉपिक कवर करके रखा हुआ है, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। 23 अप्रैल 2020 मिल्क टी अलायंस, ये टॉपिक अभी न्यूज़ में दोबारा से रिपीट हुआ था, तो मैंने आपको ये यहाँ पर रख दिया है। तो जो नए बच्चे हैं वो 23 अप्रैल वाले वीडियो में जाइए। कैसे मिलेगा आपको वीडियो? यूट्यूब पे सर्च करिएगा 23 अप्रैल 2020, उसके आगे हमारे चैनल का नाम लिखिएगा ओनली करंट अफेयर। तो जो सबसे पहले वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा। इस वीडियो में मिल्क टी अलायंस नाम का आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर रिवाइज कर लीजिएगा ये क्या है। और जो मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिए, या फिर अपने नोट्स को आगे पीछे कर लीजिए। 23 अप्रैल पे ले जाइए अपने नोट्स को, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और ये इन 3 टॉपिक्स को आपको एज अ हैंड रिटन नोट्स बनाना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम के ये हमारे और भी चैनल्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब कल नहीं, सॉरी, आज है सैटरडे, कल संडे है। कल के दिन लेक्चर नहीं आएगा। कल के दिन पूरे वीक का मैं आप लोग को जो अभी तक मैंने लास्ट वीक में जो पढ़ाया हुआ है उसका एक कंपाइलेशन दूंगा। अब लेक्चर मिलेगा आपको मंडे को। जो नए बच्चे आए हैं उनको डाउट होगा कि सर क्या संडे की न्यूज़ कवर नहीं करते, तो करते हैं संडे की न्यूज़ कवर, बट ये जो न्यूज़ होती है संडे में जो आई हुई होती है वो मंडे को की जाती है। और अगर किसी दिन संडे को न्यूज़ ज़्यादा हो गई तो वो ट्यूसडे में कवर करवा दी जाती है। यहाँ पर अगर आप जुड़े हैं तो ये चीज़ जो है वो टेंशन मत लीजिएगा कि कोई भी न्यूज़ स्किप होगी या छूटेगी। और स्किप होने वाली और छूटने वाली जो न्यूज़ होती है वो मैं आगे चल के कवर करा देता हूँ। अब बच्चे पूछेंगे सर आपने कहा था सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की न्यूज़ कब आएगी, तो कल आपको मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। कल 100% पूरा कंटेंट रेडी हो गया है, कल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और इसका कंपाइलेशन भी मिल जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।